देखिए आप इसके अंदर वाष्पन पढ़ रहे थे, वेपोराइजेशन। उस वेपोराइजेशन के अंतर्गत आपने इसमें पढ़ लिया था एक तो इवेपोरेशन और एक बॉइलिंग पढ़ लिया था। उनमें डेफिनेशन के अंदर ही डिफरेंस आ गया था कि एक्चुअल में है क्या डिफरेंस। फिर एक इंपॉर्टेंट, एक तो अपन यहाँ इसमें अपन जानेंगे वाष्पीकरण और क्वथन, यानी कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग के अंदर क्या डिफरेंस है। एक डिफरेंस जो इंपॉर्टेंट डिफरेंस है वो भी अपन इसी में जानेंगे कि स्टीम यानी भाप, फिर वाष्प यानी कि वेपर, और गैस, इन तीन में भी क्या क्या डिफरेंस है, वो बड़े इंपॉर्टेंट डिफरेंस जानेंगे। तो पहले अपन डिफरेंस जान लेते हैं वाष्पीकरण और क्वथन। वाष्पीकरण यानी कि इवेपोरेशन, इवेपोरेशन, वे क्वथन यानी कि बॉइलिंग। में अंतर, इनमें डिफरेंस को अपन देखते हैं कि इनके अंदर मुख्य रूप से क्या अंतर है। तो देखिएगा दोनों के अंदर ही क्या है, द्रव गैस के अंतर्गत, यानी कि यूँ कह सकते हैं वाष्प में, वेपर में चेंज होता है, यानी उसकी स्टेट चेंज हो रही है, उसकी अवस्था बदल रही है। लेकिन मुख्य अंतर आप देखें कि वाष्पीकरण में आपने देखा था कि ये क्रिया प्रत्येक ताप पर संभव है। जैसे कि कपड़े सूख रहे हैं धूप के अंदर तो उसमें वाष्पीकरण हो रहा है। इसी प्रकार से नदियों से या किसी भी सागर से जो जल है वो वाष्प बन के जा रहा है, ये सब क्या है, वाष्पीकरण है, इवेपोरेशन है। लेकिन अगर अपन किसी पानी को गर्म कर रहे हैं, वो उबलने लग गया है, उसमें बुलबुले आने लग गए हैं, तो ये क्रिया क्या है, क्वथन है। ये किसी भी ताप पर संभव है, जबकि क्वथन के लिए एक निश्चित ताप जरूरी होता है जिसे अपन बोलते हैं क्वथनांक, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। ये जो क्रिया है स्वतः क्रिया है, यानी कि यो कह सकते हैं ये सरफेस का फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है, सतह पर होने वाली क्रिया है। जबकि इसकी बात करें तो ये बल्क फिनोमिना है, यानी कि पूरे द्रव के अंदर होने वाली क्रिया है कंप्लीटली, जबकि पूरे द्रव के अंदर नहीं हो रही है। यहां देखिएगा यह क्रिया धीरे धीरे होती है, जबकि यह क्रिया बहुत फास्ट होती है, तेजी से होती है। ये जो वाष्पन की क्रिया है ये आर्द्रता, वायु के बहने, इन पर निर्भर करती है। अगर आर्द्रता ज्यादा हो तो कपड़े जल्दी से नहीं सूखते हैं, हवा तेज बह रही हो तो कपड़े तेजी से सूख जाते हैं। लेकिन क्वथन इस तरह के कारकों पर निर्भर नहीं करता है। इस क्रिया में अपन क्या देखते हैं कि द्रव का ताप हमेशा घटता है। वाष्पन जब भी हो, यानी कि इवेपोरेशन या वाष्पीकरण की क्रिया जब होती है तो द्रव के ताप में कमी आती है, यानी कूलिंग इफेक्ट आता है, शीतलन प्रभाव आता है, कूलिंग इफेक्ट आता है। लेकिन इसमें जरूरी नहीं है कि कूलिंग इफेक्ट आए, यहां ताप बढ़ भी सकता है और ताप घट भी सकता है। तो इन डिफरेंस को अपन जान ले, टेबल फॉर्म में बना ले ताकि इनको समझना, याद रखना आसान रहे। तो देखिए यहां अपन ले लेते हैं वाष्पीकरण, और इधर आप ले लीजिए क्वथन। अब जरा अपन इनके अंदर डिफरेंस देखते हैं कि क्या इनके अंदर मेन अंतर अपने सामने आते हैं। देखिएगा उन अंतरों को समझते हैं। पहला, नंबर 1 पॉइंट, ये कह सकते हैं यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। यह क्रिया प्रत्येक ताप पर होती है। और अगर आप इसमें देखें तो यह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है। क्रिया कह दें, प्रक्रिया कह दें, प्रोसेस, यह क्रिया एक निश्चित ताप पर होती है, जिसे क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं, जिसे अपन क्या कहते हैं, क्वथनांक कहते हैं। सेकंड देखिएगा, यह
स्वतः होती है। अब यह स्वतः होती है, सेल्फ एक्टिंग है, अपने आप होती है। जबकि इसके लिए क्या करना पड़ता है, यह क्रिया जब भी होती है जब द्रव का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब के इक्वल हो जाता है। देखिए वाष्प दाब है क्या, ये आपने जान लिया होगा कि जब द्रव को अपन गर्म करते हैं वाष्प बनती है और वाष्प से फिर वापस से संघनन की क्रिया होकर के द्रव बनता है, तो एक इक्विलिब्रियम आ जाता है, एक साम्य अवस्था आ जाती है। जिस दाब पर यह होता है क्रिया, जहां पर कि संघनन और वाष्पन साम्य अवस्था में होते हैं, वही वास्तव में क्या है, वाष्प दाब होता है। और जब ये वाष्प दाब वायुमंडल दाब के बराबर होता है तो ही ये क्वेथन यानी कि बॉइलिंग की क्रिया होती है। तो आप इसके लिए कह सकते हैं यह क्रिया तब होती है, यह क्रिया तब होती है जब द्रव का वाष्प दाब, जब द्रव का वाष्प दाब यानी कि वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जब द्रव का वाष्प दाब यानी वेपर प्रेशर वायुमंडलीय दाब यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है। यह क्रिया तब होती है जब द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, जबकि यह स्वतः होने वाली क्रिया है। नंबर तीसरे पॉइंट की बात करें तो यह सतही घटना है यानी सरफेस फिनोमिना है। यह सतही घटना है यानी किसी सरफेस पर होने वाली घटना है। लेकिन इसके लिए आपने क्या कहा कि ये कैसा फिनोमिना है, सरफेस फिनोमिना है सतह का, लेकिन ये कैसा है, बल्क फिनोमिना यानी पूरे के अंदर होने वाला। तो आप इसके लिए कह सकते हैं संपूर्ण द्रव की घटना है। यह संपूर्ण द्रव की घटना है तथा बुलबुलों के रूप में बुलबुलों के रूप में संपूर्ण द्रव में होती है तथा बुलबुलों के रूप में क्या होती है, संपूर्ण द्रव में होती है। नंबर 4 देखिएगा, इसमें अगर नंबर 4 बात करें, यह क्रिया धीरे धीरे होती है। यह क्रिया धीरे धीरे होती है। और आप इसकी बात करें तो यह क्रिया तेजी से होती है। यह क्रिया तेजी से होती है, बहुत ही फास्ट होती है। फिर देखिएगा नंबर 5, अगर अपन इसकी बात करें, यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति, वायु की आर्द्रता, इनसे क्या होती है, प्रभावित होती है। तो आप कह सकते हैं यह क्रिया या यह प्रक्रिया वायु के प्रवाह की गति, यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति, वायु के प्रवाह की गति और वायु की आर्द्रता, ह्यूमिडिटी ऑफ एयर, वायु की आर्द्रता इत्यादि से प्रभावित होती है, इत्यादि से प्रभावित होती है। और अगर इसकी बात करें तो यह इनसे प्रभावित नहीं होती है।
यह वायु के प्रवाह की गति, आर्द्रता इत्यादि से प्रभावित नहीं होती है। एक डिफरेंस और देखें आप, देखो अपन क्या जान रहे हैं, वाष्पीकरण यानी इवेपोरेशन और क्वेथन यानी बॉइलिंग में डिफरेंस देख रहे थे। वाष्पीकरण या इवेपोरेशन आपने क्या देखा कि ये किसी भी ताप पर संभव है, जबकि बॉइलिंग की जो प्रोसेस है ये एक निश्चित ताप पर होती है। इसके अंतर्गत अपन ने देखा ये स्वतः होती है, जबकि यह क्रिया तभी होती है जब द्रव का दाब, जबकि द्रव का वाष्प दाब वायुमंडल दाब के क्या हो, इक्वल हो। ये सतही घटना है यानी सरफेस फिनोमिना है, सरफेस पर होने वाली घटना है, जबकि ये संपूर्ण द्रव की ही घटना है और बुलबुलों के रूप में संपूर्ण द्रव में होती है। ये क्रिया धीरे धीरे होती है, ये क्रिया क्या होती है, फास्ट तेजी से होती है। यह क्रिया वायु के प्रवाह की गति, वायु की आर्द्रता इत्यादि से प्रभावित होती है। ये वायु के प्रवाह की गति, आर्द्रता इत्यादि फैक्टर्स यानी इत्यादि कारकों से प्रभावित नहीं होती है। एक डिफरेंस और देख सकते हैं, वो मैंने बताया था कि जो वाष्पीकरण की क्रिया है ये कूलिंग इफेक्ट शो करती है, यानी शीतलन प्रभाव दर्शाती है, यानी कि द्रव के ताप में इससे क्या आती है, कमी आती है। जिसके एग्जाम्पल्स अपन ने जान लिए थे कि जैसे कि पसीने आ रहे हैं और पंखा चलने पर जब पसीना सूखता है तो ठंडक का एहसास होता है। स्नान के पश्चात ठंडक का एहसास होना, पानी को ठंडा रखने के लिए मिट्टी के घड़े के अंदर भर के रखना, जिसमें भी क्या वाष्पीकरण की क्रिया होने की वजह से पानी कैसा होता है, ठंडा हो जाता है। ये ऐसे अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखा, जैसे ईथर है, ईथर को आप जैसे आप अपने हथेली पर रखते हो या पेट्रोल को डालते हो तो थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, वाष्प बन के चला जाता है, यानी उसका वाष्पीकरण हो गया। तो इससे भी आपको ठंडक का एहसास होता है हथेली पर। तो देखिए, तो अपन कह सकते हैं इसके लिए कि इस क्रिया में द्रव का ताप घटता है। इस क्रिया में द्रव का ताप घटता है। और यहां देखें अगर अपन, तो आप क्या कह सकते हैं, इस क्रिया में द्रव का ताप घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। इस क्रिया में द्रव का ताप घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। देखो यहां आपने नोट किया है, इस क्रिया में द्रव का ताप घटता है और इसको बोलते हैं शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है, यानी कि कूलिंग इफेक्ट। तो इसमें आप कह सकते हैं शीतलन प्रभाव यानी कूलिंग इफेक्ट। यहां देखें कि यहां आपने नोट कर लिया कि इस क्रिया में द्रव का ताप घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। तो देखिए कहां घट सकता है, जैसे दाब में अगर अपन कमी करें, जैसे दाब में कमी करके ताप घटाया जा सकता है। दाब में कमी करके ताप घटाया जा सकता है। दाब में कमी करके ताप को क्या कर सकते हैं अपन, घटाया जा सकता है। जबकि दाब में वृद्धि करके ताप बढ़ाया जा सकता है। ये लीजिए यहां अपन ने ये डिफरेंस देख लिए हैं। तो लास्ट जो डिफरेंस देखा था कि इस क्रिया में द्रव का ताप घटता है, यानी शीतलन प्रभाव कूलिंग इफेक्ट, शीतलन प्रभाव उत्पन्न होता है। यहां देखिए इस क्रिया में द्रव का ताप घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। जैसे दाब में कमी करके ताप घटाया जा सकता है, जबकि दाब में वृद्धि करके ताप बढ़ाया जा सकता है। अब अपन इसमें देखेंगे कि वाष्प, भाप
और गैस में क्या अंतर है, एक बार आप इसे नोट कीजिएगा पहले।